नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे तो सामाजिकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आज समझेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। इस सामाजिकरण है क्या आखिर? तो सामाजिकरण समाज के क्या है? सामाजिकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को क्या है? आंतरिक बनाने की क्या है? प्रक्रिया है। जैसे एक विद्वान है अरस्तु, तो अरस्तु क्या कहते हैं? मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को तुम बंद करके नहीं रख सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति है, तो उसको वहां पे एक कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। समाज में रहेगा, उनसे कुछ सीखेगा, उनके साथ समायोजन करेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो क्या मनुष्य को वहां पे क्या बंद कमरे में नहीं रह सकते? तो मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। इसके फायदे क्या होते हैं? मनुष्य का अगर सामाजिकरण अच्छे से होगा तो क्या क्या फायदे होते हैं इसके? खुश रहता है, एक दूसरे से साझा करते हैं, समूह में रहते हैं, और भी बहुत सारी इसकी बातें होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे बाल विकास के दृष्टिकोण से बालकों के सर्वांगीण विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव की प्रत्येक अवस्था जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि में सामाजिकरण की प्रक्रिया होती रहती है। इस संदर्भ में फ्रायड, दुर्खीम, मीट, कूले तथा एरिक्सन द्वारा दिए गए सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। सामाजिकरण के अभिकर्ता के रूप में परिवार, अभिभावक, शिक्षक, समुदाय, पड़ोसी, जो पड़ोसी होते हैं आपके, स्कूल, खेल तथा धर्म इत्यादि का असाधारण योगदान होता है। अतः बालकों के सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक, चारित्रिक तथा अन्य विकास में सामाजिकरण की प्रक्रिया एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं और इसको परिभाषाओं से थोड़ा समझते हैं। तो क्या मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है? बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहेगा। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति का हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं, पूर्ण रूप से उसका विकास नहीं कर सकते, नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। तो सामाजिकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को क्या है? सीखता है। यथा परोपकार करना, आत्मनिर्भर होना, सभ्य एवं सुशील बनना इत्यादि। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी क्या है? सीखता है। सामाजिकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिकरण एक प्रकार से सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। इसका मूल लक्ष्य क्या है? सामाजिक परिवेश में अनुकूलन तथा समायोजन करना होता है। क्या है? सामाजिक परिवेश में क्या है? अनुकूलन करना, अपने आप को एडजस्ट करना, क्या है? समायोजन करना है। सामाजिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नवत हैं, जैसे समझते हैं रॉस के अनुसार। तो रॉस कहते हैं सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। आगे समझते हैं जॉनसन कहते हैं कि सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। आगे समझते हैं फिशर क्या कहते हैं? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ क्या है? अनुकूलन करता है। अब हम समझते सामाजिकरण की विशेषताएं। मानव का व्यक्तित्व जन्म से ही पूर्ण नहीं होता, क्योंकि मानव जब शिशु के रूप में जन्म लेता है तब वह कोरे कागज के समान होता है। इस नवजात शिशु के पास ना तो भाषा होती है, ना समझ, ना ही उसमें विचार शक्ति होती है, और ना ही कोई नियम तथा संस्कृति। जन्म के समय बच्चा एक जैविकी प्राणी के रूप में होता है। धीरे धीरे इसका समाज और संस्कृति के मध्य पलते हुए समाजीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा क्या होता है? जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का समाजीकरण होता है, मतलब बच्चा क्या होता है? जन्म के समय असामाजिकरण होता है। जैसे समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। समाजीकरण क्या करता है? हमें अनुशासित करता है। तो औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है? औपचारिक का मतलब हो जाता है जैसे नियम कानून के अनुसार आपका क्या होगा? सामाजिक होगा। जैसे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल क्या होंगे? कुछ नियम कानून होंगे, उसके हिसाब से आप स्कूल जाएंगे। तो वो क्या है? नियमों के अनुसार सामाजिकरण होना, ये क्या कहलाता है? औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है कि आप कहीं से भी सीख रहे हैं, तो वो क्या है? अनौपचारिक। तो आगे हम बढ़ते हैं। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। सामाजिकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों तथा एजेंसियों के माध्यम से होता है। तो कुछ एजेंसी होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उनके माध्यम से क्या होता है? समाजीकरण होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की आत्मा को क्या है? विकसित कर व्यक्तित्व व्यक्तित्व का उचित विकास करती है। समाजीकरण
व्यक्ति को एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। हम बात करते हैं सामाजिकरण के प्रकार। तो सामाजिकरण के प्रकार क्या होते हैं, इसको समझते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। और सामाजिकरण क्या है, कैसी प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जिंदगी भर क्या होगा आपका सामाजिकरण होता रहेगा। इस सामाजिकरण को मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन के दृष्टिकोण से विभिन्न भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीय सामाजिकरण। तो प्राथमिक सामाजिकरण समझते हैं। ये बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है। समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बालक समाज के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृत्ति एटीट्यूड का विकास इसी चरण में होता है। प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता एजेंट के रूप में परिवार एवं मित्र की भूमिका होती है। तो ये क्या है, प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। आगे हम समझते हैं द्वितीय या गौर समाजीकरण। गौर का क्या मतलब होता है, द्वितीय, सेकेंडरी। इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है और इस प्रकार के समाजीकरण या माहौल विद्यालय में, खेल के मैदान एवं पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालकों को व्यावहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम बढ़ते हैं। समाजीकरण की अवस्थाएं, तो इसको समझते हैं। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, लगातार चलेगी। इसका क्रमिक विकास होता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से समाजीकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। जैसे शैशवावस्था में आपका समाजीकरण होगा, तो इसको समझते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से ही आरंभ हो जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। माता पिता पर निर्भरता होती है। प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन का भाव दिखना। नंबर सेकेंड बात, आगे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का क्या करते हैं, बच्चे प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करते हैं। बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति, अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति होती है। आपस में झगड़े करने की प्रवृत्ति होती है। अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। आगे हम बढ़ते हैं, उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं। तो इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सूझ को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। सहानुभूति की भावना का विकास, बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास, बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं किशोरावस्था में समाजीकरण। तो समाजीकरण की जटिल अवस्था है। कि किशोर अवस्था क्या है, समाजीकरण की क्या है, जटिल अवस्था है। समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का क्या होता है, भाव होता है। मतलब लड़की का लड़के के प्रति, लड़के का लड़की के प्रति। मित्रों के चयन में नवीन मापदंड अर्थात बालक एवं बालिकाएं दोनों समान विचार, समान मूल्यों तथा समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का क्या करते हैं, चयन करना। विचारक जोजेफ का मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके। आगे हम बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रायड की एक थ्योरी है समाजीकरण से संबंधित, तो इसको समझते हैं। सिगमंड फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत। तो प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड के अनुसार जैविक एवं सामाजिक गुण दोनों मिलकर व्यक्तित्व का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने ईद की बात की है, अहम की बात की है और परम अहम की बात की है। ईद को आईडी बोलते हैं, अहम को ईगो बोलते हैं और परम अहम को सुपर ईगो बोलते हैं। तो ईद क्या है, इस चीज को समझते हैं। अगर आपके पेपर में आता है लेकिन तो बहुत ही अच्छे से लिख के आना, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही सेम लिख के आना बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो हम कहते हैं कि ईद क्या है, तो व्यक्ति की शारीरिक एवं मूल आवश्यकताएं इदम के अंतर्गत इदम के अंतर्गत आती हैं। इसी को ईद बोलते हैं, इसी को इदम बोलते हैं, जो भूख, प्यास एवं काम, सेक्स के रूप में होती है। इन आवश्यकताओं के प्रति बालकों में उत्तेजना काफी अधिक होती है। ये सामाजिक आवश्यकताओं एवं नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। मतलब इदम का साफ साफ मतलब है, इदम ये कह रहा है कि बच्चा क्या करता है, सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों को जो चाहिए वो चाहिए। समझेगा बात। अब हम बात करते हैं अहम की। जब बालक सांसारिक परिवेश से परस्पर अंतःक्रिया करता है एवं अपनी इच्छाओं एवं कामनाओं की पूर्ति करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप जीवन के प्रथम वर्ष से ही अहम ईगो का विकास होने लगता है। तो हम क्या बोलते हैं, ईगो को। वातावरण के अनुसार कोई भी बालक
अपनी इच्छाओं को अपने ढंग से पूर्ण नहीं कर सकता, अतः अहम उसे संसार की वास्तविकता के आधार पर इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु मध्यस्थता का क्या करता है, कार्य करता है। अभी मैं अहम को आगे बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, पहले परम अहम को थोड़ा समझ लीजिए। तो परम अहम कहा है, परा अहम ये क्या कहता है, सुपर ईगो ये अंतर आत्मा की आवाज की तरह है, जो हमेशा व्यक्ति को याद दिलाता है कि व्यक्ति को हमेशा दृढ़ता के साथ सही मार्ग अपनाना चाहिए। परा अहम व्यक्ति में नैतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का क्या करता है, विकास करता है। तो अब मैं एक बार फिर से अच्छे से समझाऊंगा, ईद क्या है, अहम क्या है, परा अहम क्या है, बाद में आप इस परिभाषा को समझना और लिखाना। तो ईद क्या है, एक शुद्ध ईद क्या है, ईद सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुख के सिद्धांत कार्य का मतलब क्या होगा कि बच्चों को जो चाहिए वो उसे चाहिए, उसे किसी बात से और कोई मतलब नहीं होता है। परम अहम क्या है, परम अहम केवल नैतिकता की बात करता है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप अगर सिगरेट नहीं पिएंगे तो किसी कीमत पे नहीं पिएंगे, आपको अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, आप चॉकलेट नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे किसी भी कीमत पे। फिर अहम क्या करता है, ये दोनों के बीच में क्या करता है, वास्तविकता पे काम करता है कि व्यक्ति, परम अहम कहता है व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन अहम ऐसी बात कहता है और ईद ऐसी बात कहता है कि मैं, ईद कहेगा मैं तो झूठ बोलूंगा, परम अहम कहेगा नहीं तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो अहम क्या करेगा, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, तालमेल बना देने की कोशिश करता है। वो कहेगा तुम थोड़ा सा झूठ बोल सकते हो इस तरह से, जैसे एक ये कहेगा चॉकलेट नहीं खानी तो नहीं खानी, ईद कहेगा मैं खाऊंगा, तो अहम उसके बीच का रास्ता निकालता है कि थोड़ी-सी आप खा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। सामाजिकरण के अभिकरण जो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन उनको समझते हैं। प्रारंभिक अभिकरण ऐसी संस्थाएं जो बालक की आरंभिक अवस्था में सामाजिकरण करती हैं, जैसे परिवार, साथी समूह, आस-पड़ोस। ये क्या है, आपके प्रारंभिक अभिकरण है सामाजिकरण के। द्वितीय अभिकरण की बात करें तो ऐसी संस्थाएं जो विधिवत योजनाबद्ध तरीके से क्या है, सामाजिकरण करती हैं, जैसे स्कूल, राजनीतिक संस्थाएं जैसे विधानसभा, लोकसभा आदि, आर्थिक संस्थाएं, बाजार, बैंक आदि, धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि, सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे नाटक, परिषद, अखबार आदि आदि। सामाजिकरण के कारक, उद्देश्य और सुझाव, सहानुभूति होना, सही पालन पोषण, उचित समाज उचित सामाजिक प्रशिक्षण आगे हम बढ़ते हैं। अनुकरण करना, अनुकरण, सहकारिता की भावना, पुरस्कार व दंड, लिंग भेद का ज्ञान, उत्तरदायित्व का ज्ञान। आगे हम बढ़ते हैं। शिक्षा के साधन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ये क्या होती है, इनसे भी क्या होगा, आपका सामाजिकरण होगा। जैसे समझते हैं, मैंने बताया था औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, अब इसको थोड़ा और से समझते हैं। जैसे औपचारिक साधन क्या होते हैं, फॉर्मल एजेंसी क्या होती हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निश्चित स्थान पर निश्चित पाठ्यक्रम देना। मतलब इनके उद्देश्य क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं, इनके रूल होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है, और निश्चित स्थान पर, ठीक है। जैसे विद्यालय में जाएंगे तो नियम होते हैं इनके, चर्च, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन आदि। अनौपचारिक क्या होते हैं, इनफॉर्मल एजेंसी, कोई निश्चित उद्देश्य अथवा पाठ्यक्रम इनका नहीं होता है, जन्म से मृत्यु तक के अनुभव ही इसकी सामग्री होती है। जैसे परिवार, धर्म, कोई नियम कानून नहीं होता है, परिवार, कैसे भी खेलो कूदो सबके साथ में, धर्म, समाज, राज्य, रेडियो, समाचार पत्र, खेल का मैदान, दल, गुट, साथी समूह, ये क्या आते हैं, अनौपचारिक साधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं गैर अनौपचारिक या नॉन फॉर्मल एजेंसी। तो वे साधन जिनके द्वारा विद्यार्थी तक लचीले ढंग से शिक्षा पहुंचाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है शिक्षा आपके द्वार, जैसे क्या हो गया, मुक्त शिक्षा हो गई, दूरस्थ शिक्षा हो गई, पत्राचार शिक्षा हो गई, जैसे इग्नू विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा, एक आया था एनआईओएस करके आया था अभी, तो उसका भी आपने नाम सुना। तो उनके द्वारा ये किसके अंतर्गत आती है, गैर औपचारिक साधन के अंतर्गत आती है। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है। सामाजिकरण की प्रक्रिया बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। प्रोफेसर जॉनसन ने सामाजिकरण को जन्म से पूर्व गर्भावस्था काल से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया माना है। इसके मुख्य अभिक इसके इसके मुख्यतः निम्नलिखित चरण होते हैं। जैसे हम बात करते हैं गर्भावस्था काल की, प्रेगनेंसी स्टेज, माँ का खान पान कैसा है, इस बात का बच्चे बहुत प्रभाव पड़ता है, व्यवहार कैसा, इस पे प्रभाव पड़ेगा, चिंतन आदि का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। उदाहरण जैसे अभिमन्यु की आपने बात सुनी होगी कि उन्होंने पेट में ही सीख लिया था। आगे हम बात करते हैं मौखिक अवस्था की बात करते हैं, या ओरल स्टेज।
फ्रायड ने इसे प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन स्टेज कहा है। इस अवस्था को संकट की अवस्था माना जाता है, जैसे तेज सांस लेना, गर्मी लगना आदि। वह इंगित करता है तथा उन संकेतों को माता-पिता द्वारा समझ लिया जाता है। यही सामाजिकरण का क्या होता है? सूचक होता है। आगे हम बात करते हैं एनल स्टेज की। ये क्या है? फ्रायड ने इसे सोच अवस्था माना है। माँ बालक के लिए नैमित्तिक नायक, इंस्ट्रूमेंटल मेंटल लीडर्स का काम करती है, जिसके संपर्क में रहकर वह मानवीय गुणों को सीखता है, जो सामाजिकरण के घोतक होते हैं। इस अवस्था में बच्चा स्वयं सफाई करना, मातृभाषा, परिवार से स्नेह आदि गुण क्या है? सीखता है। विशेषता की बात करते हैं। अन्य विशेषताएं इसकी: मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, निर्भरता की प्रकृति, उत्सुकता की प्रवृत्ति, कल्पना का बाहुल्य होता है, स्वार्थपरयता व ईर्ष्या की क्या होती है? भावना होती है। आगे हम बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो चाइल्डहुड स्टेज। तो इसमें क्या है? फ्रायड ने इसे ओडिपस स्टेज, तादा तादमीकरण की अवस्था माना है। इस अवस्था में दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स विकसित होते हैं। तो ये फ्रायड का नाम याद रखना कि फ्रायड ने दी है। और इसमें क्या है? दो तरह के कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस का साफ-साफ मतलब ये होता है, जैसे समझते हैं, जब बालक का लिबिडो माता के अनुसार हो। लिबिडो का मतलब होता है कि जब बालक का जो प्यार होता है वो क्या होता है? माता के प्रति होता है। माता के प्रति, तो उसे क्या होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की प्रति बात करते हैं, जब बालिका का लिबिडो, बालक मतलब लड़की की बात कर रहे हैं, पिता के अनुसार होता है। पिता के अनुसार मतलब जो लड़का, जो आपने देखा, वो अपने माता से मतलब बहुत खुल के बात करता है। पिता से क्या है? थोड़ा डरता है। बालिका क्या होती है? वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है। ठीक है? और माता से थोड़ी डरती है। ठीक है? तो जब बालिका का लिबिडो पिता के अनुसार हो। ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। फ्रायड ने इसको नकारात्मक सामाजिकरण माना है। किशोरावस्था की बात करते हैं। इस अवस्था के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास, समाज में कठिनाई, व्यवहार में अनियमितता, नवीन रुचियों का विकास। आगे हम बढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था। तो इस अवस्था के निम्नलिखित लक्षण हैं: उत्तरदायित्व की भावना, अच्छे और बुरे की समझ आने लगती है, वातावरण के साथ सामंजस्य। वृद्धावस्था की बात करते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने ज्ञान, संस्कृति सब अनुभवों को दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? हस्तांतरित करता है। मतलब अपना ज्ञान बाँटता है, कि अपने अनुभव देता है कि आपने हमने ऐसा किया, आप ऐसे मत करना। आगे हम बढ़ते हैं। तो क्लास बस यहीं खत्म होती है और सामाजिक का टॉपिक आपका खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।